हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद मुस्कान। क्लास 10th इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 को, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और ये हमारी उसकी सीरीज चल रही है, पार्ट 6 होने वाला है। इससे पहले जो पार्ट 5 है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम। हमने पार्ट 5 में जो पढ़ा था 1848 की क्रांति के बारे में पढ़ा था। 1848 में एक बार हमने पूरे यूरोप का पढ़ा कि पूरे यूरोप में किस तरीके से क्या क्रांति हुई, क्या इफेक्ट पड़ा था वो। देन उसके बाद हमने फ्रांस के बारे में भी पढ़ा 1848 के, और फिर जर्मनी के बारे में देखा, जर्मनी का जो एकीकरण है उसकी शुरुआत किस तरीके से हुई, और फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी, उसके अंदर क्या बात हुई, उसके क्या क्या उद्देश्य थे फ्रैंकफर्ट संसद के, उसके बारे में पढ़ा। अगर इसमें किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो एक बार जाके फिर से पार्ट 5 को, सारी सीरीज़ को देख लीजिएगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और बाकी आगे आपको पता रहेगा सीरीज़ में क्या चल रहा है। ओके, सो पार्ट 6 में ये हमारा लास्ट होने वाला है पार्ट, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। देन इसके बाद हम एक बार क्वेश्चन सीरीज़ भी लेकर आएंगे, क्वेश्चन इसके कंप्लीट करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड, एंड देन एमसीक्यू बेस्ड भी वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। तो अभी पार्ट 6 में देखते हैं आगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जर्मनी के एकीकरण को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट जो पार्ट 5 में थोड़ा किया था यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इटली का एकीकरण किस तरीके से हुआ उसके बारे में देखेंगे, और राष्ट्रवाद और कला किस तरीके से आई, यानी राष्ट्रवाद की जो भावना है वो कला में किस तरीके से दिखाई गई, आर्ट में, उस तरीके उसकी बात करेंगे। देन एनसीईआरटी में जो चित्र वगैरह और दृश्य हैं, सामग्रियाँ, उनको भी हम इसमें पढ़ लेंगे, जो बुक्स में आपकी दी हुई है एनसीईआरटीज में, उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण जो 1848 के बाद जर्मनी का एकीकरण की दिशा किस तरीके से रही उसमें पढ़ेंगे। 1848 में जर्मन क्षेत्रों का एक राष्ट्र राज्य में एकीकृत करने के लिए मध्यम वर्ग ने प्रयास किया। फ्रैंकफर्ट संसद ने जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान बनाने और एकीकरण की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास सफल नहीं हुआ। इसके बाद जर्मनी के एकीकरण के नेतृत्व था वो किसको दे दिया गया था, प्रशा को दे दिया गया था। ठीक है, प्रशा के हाथों में अब कह दिया गया था कि जो जर्मनी का एकीकरण है उसकी जिम्मेदारी किसने ली, प्रशा ने ली थी। प्रशा की भूमिका, प्रशा के पास एक मजबूत सेना और एक प्रभावशाली प्रशासन था। प्रशा के पास जो उनके प्रधानमंत्री थे ओटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किया। ठीक है, उसको लीड किसने करा था, ओटोमन बिस्मार्क ने यूज की, उनकी पोर्ट्रेट है ये। बिस्मार्क ने प्रशा की सेना और नौकरशाही की सहायता से एकीकरण को आगे बढ़ाया। बिस्मार्क ने यह करा, प्रशासन जो उसके पर उसकी सेना थी, नौकरशाही व्यवस्था की सहायता से क्या करा उन्होंने, एकीकरण की प्रक्रिया को आगे किया। 3 युद्ध और जर्मनी का एकीकरण। बिस्मार्क ने 7 वर्षों के दौरान 3 युद्ध लड़े और इन युद्धों के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, 3 युद्ध किए थे ओटोमन बिस्मार्क ने, किसके लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए। आप ये इमेज में देख सकते हो, ये 3 तरीके से इसको मतलब बैठाया वो दिखाया है। ओटोमन बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े थे। ठीक, इस युद्ध में क्या है, जो डेनमार्क है, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध किए थे। 3 जो हैं इनके साथ में इनका विरुद्ध हुआ था, जो युद्ध होता है ना वो, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। इन युद्धों में प्रशा की सफलता ने जर्मन राज्य को एकीकरण की दिशा में आगे किया। 1871 में जर्मनी साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, आपने देखा ऊपर ओटोमन बिस्मार्क ने क्या करा, 3 युद्ध लड़े, देन उसके बाद जाके क्या है, जर्मन को एकीकरण की जो दिशा है उसमें मिल गई थी। ठीक है, जर्मन का क्या हो गया था, एकीकरण हो गया था। 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना कर दी गई, और 1871 में जो वहाँ के वायसराय थे, वायसराय के महल के हॉल ऑफ मिरर्स में प्रशा के राजा थे विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित कर दिया गया। यानी जो एकीकरण हो गया जर्मन का, तो उसका पहला जो सम्राट है वो किसे घोषित किया गया, विलियम प्रथम। ठीक है, इस प्रकार जर्मन राज्य के एकीकरण के साथ जर्मन साम्राज्य की स्थापना हो गई। यहाँ पे फिर क्या हो गया, 1871 में जर्मन पूरी तरीके से क्या हो गया, उसकी पूरी जर्मन एम्पायर की स्थापना हो गई है। ठीक है, एकीकरण का परिणाम क्या हुआ इसके बारे में देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मनी एक राष्ट्र राज्य के रूप में बन गया। इस एकीकरण में प्रशा और उसके प्रधानमंत्री ओटोमन बिस्मार्क की निर्णायक भूमिका रही, क्योंकि मेनली आप देखोगे तो प्रशा ने ही उसकी भूमिका जो होता है ना, लीडर बने, तो उन्होंने ही करा। ओटोमन बिस्मार्क के नेतृत्व में इनको क्या है, जर्मनी को एकीकरण इसका हो पाया। फिर पढ़ते हैं इटली का एकीकरण। ठीक है, इटली का एकीकरण किस तरीके से हुआ, इटली की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानते हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य तक इटली एकीकृत राष्ट्र नहीं था। ठीक है, 19th सेंचुरी की बात हो रही है, 19वीं शताब्दी में भी क्या है, इटली एकीकृत राष्ट्र नहीं था।
इटली कई राजवंशीय राज्यों में बटा हुआ था, ये भी क्या है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड था। उसके कुछ भाग जो हैं वो बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य था उस वक्त में, तो उसके अंदर ये आते थे। मध्य 19वीं शताब्दी में इटली 7 राज्यों में विभाजित था। कितने में था? 7 राज्यों में बटा हुआ था, छोटे छोटे पार्ट्स में। इनमें केवल सार्डिनिया पिडमॉन्ट ही एक इतालवी राजवंश के शासन में था। सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो है वो क्या है, इतालवी राजवंश के शासन में था। बाकी क्या है, हैब्सबर्ग के अधीन आ रहे थे ज्यादातर जो उसके भाग थे। ठीक है, जिउसेppe मज़ीनी ने इटली के उसके ऊपर क्या उनका मतलब किस तरीके से उन्होंने मदद करी इटली के एकीकरण में, इनके रोल को जानते हैं। इससे पहले ये जान लेते हैं ये कौन है जिउसेppe मज़ीनी। मैथ्सिनी भी बुक में लिखा हुआ है। जिउसेppe मैथ्सिनी जो है ने इटली के एकीकरण को करने के लिए एक एकीकृत इतालवी गणराज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, एक इटालियन रिपब्लिक की स्थापना करी इटली के एकीकरण के लिए। उन्होंने 1830 के दशक में एकीकरण के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया। ठीक है, जो मजीनी है उन्होंने क्या करा, यहाँ पे मैथ्सिनी ने 1830 में क्या है इटली के एकीकरण के लिए एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम चलाया। उन्होंने क्या करा, उसमें अपने विचारों को फैलाने के लिए गुप्त संगठन जिसे यंग इटली के नाम से जाना जाता है, यंग इटली का जो एक संगठन बनाया। मजीनी का मानना था कि इटली छोटे छोटे राज्यों और राजतंत्रों का समूह नहीं रह सकता। जो जोसेफ मैथ्सिनी है उनका मानना क्या था, जो इटली है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं रहेगा, फिर उसे एक एकीकृत गणराज्य के रूप में संगठित होना चाहिए। ये मांग क्या है उनके दिमाग में थी। ठीक है, लेकिन 1831 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल रहे जो उन्होंने किए थे। ठीक है, वो क्या हो गया, असफल, वहां पे उन्हें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद इटली के एकीकरण की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टर एमेनुअल के नेतृत्व में आई। अब जो है यहाँ पे इन्होंने जो जोसेफ मसीनी है मैथ्सिनी, उन्होंने क्या करा था 1831 से 48 में जितने भी क्रांतिकारी विद्रोह हुए उसमें कोई सफलता तो मिली नहीं। देन उसके बाद वो किसको जिम्मेदारी मिली इटली के एकीकरण की, वो सार्डिनिया पीडमोंट के राजा थे विक्टर एमेनुअल द्वितीय। याद रखिएगा, सार्डिनिया पीडमोंट के राजा कौन, विक्टर इमेनुअल द्वितीय के नेतृत्व में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को। सार्डिनिया पीडमोंट और विक्टर इमैनुअल द्वितीय, इनके बारे में जानेंगे। 1831 और 1848 के विद्रोह की असफलता के बाद इटली के एकीकरण का नेतृत्व सार्डिनिया पीडमोंट ने किया। इसके शासक थे विक्टर इमैनुअल द्वितीय। इनके मुख्यमंत्री थे काउंट कैबूर। ठीक है, काउंट कैमलो द काबूर है लिखा हुआ बुक में। काउंट कैबूर के इटली के विभिन्न क्षेत्रों को एकीकृत करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब उनके जो जो विक्टर इमैनुअल द्वितीय हैं, इनके मंत्री थे काउंट कैबूर। इन्होंने क्या करा, इटली के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब ये जो मंत्री हैं इनके बारे में जान लेते हैं। काउंट कैमरो द काबूर जो हैं, काउंट कैबूर वो कौन है? काउंट कैबूर सार्डिनिया पिडमोंट के मुख्यमंत्री थे। वे ना तो क्रांतिकारी थे और ना ही लोकतंत्रवादी। वे इटली के शिक्षित और धनी अभिजात वर्ग से आते थे। ठीक है, ये कौन है, ये ना तो कोई क्रांतिकारी थे और ना ही लोकतंत्रवादी थे कोई, ये बस क्या है एक शिक्षित और धनी अभिजात वर्ग से आते थे। और इन्होंने बाद में क्या है इटली के समर्थन में उसको एकीकृत करने की प्रक्रिया में इन्होंने भाग किया। काउंट कैबूर ने कूटनीतिक तरीकों का प्रयोग करते हुए फ्रांस के साथ एक गठबंधन बनाया। इसकी सहायता से 1859 में सार्डिनिया पीडमोंट ने ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं को हराया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इटली के उत्तरी क्षेत्रों को एकीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिला। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो कैबूर हैं उन्होंने क्या करा, फ्रांस के साथ एक गठबंधन बनाया। देन उसके बाद क्या किया, ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं को हराया। इससे क्या हुआ फायदा, जो इटली था वो इस जो पथ होता है ना, जो रास्ता मतलब एकीकरण की दिशा की ओर, वो क्या है अपने आप को अवसर उन्हें मिलने लगा। देन वो आगे बढ़ने लगे। ठीक है, जुसेपे गैरिबाल्डी कौन थे, इनके बारे में जानते हैं। इनकी भूमिका क्या रही इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में जुसेपे गैरिबाल्डी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वयंसेवकों की एक सेना का नेतृत्व किया। ठीक है, ये उनकी एक इमेज है जिसमें उन्हें गैरिबाल्डी को दिखाया गया है। 1860 में गैरिबाल्डी और उसके स्वयंसेवकों ने दक्षिणी इटली में प्रवेश किया। उन्होंने स्पेन के बोर्बो शासक जो वंश थे उनको भी क्या करा, हरा दिया। इन 1860 में गैरिबाल्डी आए, तो उन्होंने इटली में घुसे और स्पेन का जो वो वंश था ना, बोर्बो वंश, उसको हरा दिया, बोरबोन को। दक्षिणी इटली के किसानों ने गैरिबाल्डी का समर्थन किया, इटली के लोगों ने जो किसान वर्ग था। ठीक है, इसके बाद गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली को विक्टर इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। यहाँ पर क्या हुआ, जब उन्होंने
यहाँ पे उनको समर्थन मिला। देन गेरिबाल्डी ने क्या करा, जो दक्षिणी इटली का हिस्सा था उनको विक्टर एमेनुअल द्वितीय को दे दिया गया कि वहाँ की जो चीज़ें है वो कौन संभालेगा। देन उसका नेतृत्व विक्टर एमेनुअल द्वितीय करेंगे दक्षिणी इटली का। 1861 में इटली का एकीकरण। इटली के अधिकांश क्षेत्र क्या है अब जो एकीकृत हो गए थे, जो इटली का बहुत से क्षेत्र थे जो क्या हो गए हैं, अब वो एकीकृत हो गए हैं, मतलब ये समझिए अब वो अपने क्या है संगठन में हो गए हैं। 1861 में विक्टर एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। इस प्रकार इटली एक एकीकृत राष्ट्र राज्य के रूप में सामने आया। ठीक है, इटली के एकीकरण में अभी जो नेता जिनके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है, जो ये लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इटली के एकीकरण में, उनके बारे में थोड़ा इन शॉर्ट में पढ़े लेते हैं। इसमें जुसेप्पे मैज़िनी के बारे में पढ़ा था। जुसेप्पे मैज़िनी जो है वो एकीकृत इतालवी गणराज्य की विचारधारा और यंग इटली के माध्यम से उन्होंने क्या करा था, राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार किया था। अपने विचारों को क्या है लोगों तक पहुंचाने के लिए यंग इटली नाम के एक संगठन की स्थापना करी थी जुसेप्पे मैज़िनी ने। देन आते हैं काउंट केवूर, सार्डिनिया पीडमोंट के मुख्यमंत्री थे। कूटनीतिक और युद्ध के माध्यम से उत्तरी क्षेत्रों को एकीकरण की भूमिका में उन्होंने क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ज्यूसेppe गैरिबाल्डी स्वयंसेवक के साथ दक्षिण इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने। विक्टर एमेनुअल जो है सार्डिनिया पीडमोंट के राजा बन गए और बाद में इटली के जो क्या है राजा बने, जो एकीकृत इटली था। ठीक है, इस प्रकार मज़ीनी, केवूर, गैरिबाल्डी और विक्टर एमेनुअल द्वितीय की अलग अलग भूमिकाओं के माध्यम से इटली के एकीकरण की प्रक्रिया क्या है आगे बढ़ी। ठीक है, राष्ट्रवाद और कला को पढ़ते हैं। अब राष्ट्रवाद और कला का क्या महत्वपूर्ण रोल रहा है इनमें, तो आप इनमें देखेंगे जर्मेनिया, यहाँ पे वन आना था, इधर एक आ गया है, जर्मेनिया का चित्र। ठीक है, जर्मनी का चित्र क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, ये आपको बुक में भी दिया होगा। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का एक रूपात्मक चित्र है। रूपकात्मक चित्र, इस चित्र में जर्मेनिया को एक स्त्री के रूप में दिखाया गया है। उसके हाथ में क्या है, तलवार है और जर्मन राष्ट्र की शक्ति और रक्षा का प्रतीक है। उसके सर पर ओक के पत्तों का मुकुट बना हुआ है। ओक का पेड़ जर्मनी में वीरता का प्रतीक माना जाता है। जो ओक का जो पेड़ है, जो उसके पत्ते हैं, वो क्या है इस तरीके से वो क्या दिखा रहा है, वो है जर्मनी, उसकी वीरता, उसकी क्या है वीरता को जो होता है ब्रेवरी को दिखाने का प्रतीक है वो। चित्र में मौजूद विभिन्न प्रतीक जर्मन राष्ट्र की एकता और राष्ट्रीय भावना को व्यक्त करते हैं। जो चित्र है उनका, तो वहाँ पे है उसमें क्या है जितनी भी चीज़ें दिखाई गई है वो जर्मन राष्ट्र की एकता को, उसकी राष्ट्रीय भावना को, जो राष्ट्रवाद की भावना है उन सभी को व्यक्त कर रही है वो सारी चीज़ें। ठीक है, जर्मेनिया, जर्मेनिया 1871 क्या है इसके बारे में देखते हैं। 1871 में जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मेनिया की छवि को जर्मन राष्ट्र राज्य के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। जब 1871 में क्या हुआ, जर्मनी का एकीकरण हो गया है, तो उन्होंने भी क्या है अपनी उसकी राष्ट्र राज्य बन चुके हैं, वो स्वतंत्र हो चुके हैं, एक मतलब राष्ट्र राज्य बन गया है जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ करता था। तो उसकी एक छवि बनाई है उन्होंने। ठीक है, उस छवि को क्या है जर्मेनिया कहा गया है। जर्मेनिया के हाथ में तलवार है, उसके आसपास मौजूद प्रतीक जर्मन राष्ट्र की शक्ति और राष्ट्रीय भावना को दिखा रहे हैं। ठीक है, द ड्रीम ऑफ द राइन, जर्मेनिया से संबंधित चित्र में एनसीईआरटी में जर्मेनिया से संबंधित चित्रों के माध्यम से ये दिखाया गया है कि जो राष्ट्र को एक स्त्री के रूप में दिखाया है। ठीक है, राष्ट्र को क्या है स्त्री के रूप में दिखाया है। जैसे भारत क्या है, भारत माता बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है अपने जो देश है उसको किस में दिखा रहा है, एक स्त्री के रूप में दिखा रहा है। तो ये कोई स्पेसिफिक ये नहीं बोलते कि मतलब अगर स्त्री है तो देन वो स्त्री की ही वैल्यू ज्यादा, मतलब एक होता है ना एक चीज, एक जेंडर को ये कोई वो नहीं कर रहे, दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं दिखा रहे, वो जेंडर से सिर्फ एक अपने आप की अभिव्यक्ति को दिखाना चाहते हैं। ठीक है, कल्पित करके राष्ट्रीय भावना को व्यक्त किया जाता है। ऐसे चित्र राष्ट्र को किसी वास्तविक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, किसी वास्तविक व्यक्ति को नहीं दिखा रहे हैं, उसके रूप को नहीं दिखाते हैं। ठीक है, 5 राष्ट्र का रूपक, सॉरी 5 पॉइंट है। राष्ट्र का रूपक, फीमेल एलिगोरीज, यूरोप में राष्ट्रों को अक्सर महिला रूपक के माध्यम से दिखाया जाता है। इन महिला आकृतियों को राष्ट्र के रूपक और प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। मारियाना और जर्मेनिया की छवियां फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, मारियाना है, मारियाना फ्रांस गणराज्य का रूपक है। उसे अक्सर क्या है लाल टोपी, तिरंगा और
कॉकरेट जैसे प्रतीकों के साथ दिखाया जाता है। उसे अक्सर लाल टोपी, तिरंगे और कॉकरेट जैसे प्रतीकों के साथ दिखाया जाता था। वे स्वतंत्र और गणराज्य के विचारों का प्रतिनिधित्व करती थी। जर्मेनी और मारियाना का महत्व हमने देख ही लिया है कि वो क्या है, वो एक महिला के रूप में दिखा रहे हैं, उसके माध्यम से वो क्या बताना चाह रहे हैं, एक वो स्वतंत्रता जो गणराज्य है उसकी पहचान को दिखाना चाह रहे हैं। मारियाना किसको बताती है, वो फ्रांस के राष्ट्र को बताती है, फ्रांसी जो है राष्ट्र राज्य है। देन जर्मेनिया जर्मन किसको बताती है। इस प्रकार कला और चित्रों ने राष्ट्रवादी विचारों को लोगों तक पहुंचाने में, राष्ट्रीय पहचान और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो पूरे फ्रांस में, जो पूरे यूरोप में किस तरीके से राष्ट्रवाद जो बढ़ रहा है, जो लोगों के तक पहुंचाने का एक जरिया क्या है, लोगों के विचारों को पहुंचाने के जरिए उन्होंने क्या क्या इस्तेमाल किया, चित्रों के माध्यम से, कला के माध्यम से, इन सभी माध्यमों से क्या करा उन्होंने, अपनी भावना को, राष्ट्रवाद की भावना को देश के हर कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश करी। और इसी वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागी। देन उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में बनाने की चाह आई उन लोगों के अंदर। ठीक है, तो जैसे आज के टाइम में देख लीजिए, अब अगर हमें कोई चीज़ करनी है, कोई भी एक टॉपिक है, आप चाहते हो कि इसके साथ क्या इंसाफ हो इसके ऊपर, तो आप क्या करते हैं, उसको सोशल मीडिया में पोस्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया से क्या है, वो देश के हर कोने, देश से भी क्या विदेशों में भी पहुंचते हैं वो पोस्ट आपके। ठीक है, पोस्ट स्टोरीज जो भी आप कर रहे हो, दिन शेयर कर रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से, तो वो क्या है, आपके एक थॉट्स जो हैं वो हर जगह, हर लोगों को, मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं उन सभी तक क्या है, आपके विचार पहुंच रहे हैं, और आपके विचार उनके ऊपर क्या है, क्या इम्पेक्ट लाते हैं, ये भी होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अपने विचारों को सभी तक पहुंचाने की क्या है, एक जरिया था जो इन्होंने भी यूज़ करा कला के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से। ठीक है, हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 आज पूरा कंप्लीट होता है। इसके पार्ट 6 हुए हैं पूरे। ठीक है, 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से, बिल्कुल क्लियरली समझ आया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो आप सारी वीडियोज़ को एक बार फिर से देखिएगा। 6 वीडियोज़ हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, 10 to 15 मिनट्स की ही वीडियोज़ हैं। तो आप उसको अगर कवर अप करेंगे, देन साथ ही साथ अगर आप इसको नोट्स भी बनाते जाएंगे अपने लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे ऐसे ही हम क्लास 10th के और चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अभी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, आपको अगर ये चैप्टर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।